अब आपने जब उसी हलवाइयों वाली गली का इतना बड़ा एक वाक्या बताया है, तो सुनने में ये आता है, उससे आप पुख्ता करें कि यही हलवाइयों वाली वो गली है जहाँ कभी नाच गाना और घुंघरू की आवाज़ें आया करती थी। ये सुना मैंने भी है। हाँ। ये पार्टीशन से पहले का है। पाकिस्तान से लोग आए, उन्होंने अपने ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ये वो सब चीज़ें वहाँ छोड़ दी, लेकिन वो स्क्रिप्ट लेके आए वहाँ से रामलीलाओं के नाटकों की। लाला बहादुर चंद जी थे, लाला देवीदयाल जी थे, वो पूर्ण भगत की और सिकंदर पोरस की और ये नाइटें। तब हमें ग्रुप सॉन्ग तैयार करवाया गया था उस समय। वो आज भी मुझे याद है, उसके अस्थाई याद है। मुझे हाँ, सुनना है। फूले नहीं समाये हैं हम आज खुशी के सर, मारे, हमने भी आज किया है। श्री तैयब हुसैन जी हैं मेहमान हमारे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वो ऋषि अग्रवाल हैं, अच्छा। वहाँ पर वो अच्छा काम, एक भीम गर्ग हैं, ठीक है। दिल्ली में उनका स्टील का अच्छा काम है। ऋषि अग्रवाल जी वो भी अच्छे हमारे, बल्कि वो शायद बोर्ड के एग्ज़ाम में भी टॉप लिस्टेड में थे वो। और ऐसे एक चौपटा बाजार में है अपने दुनिजन छबिलदास पेड़वाड़े के अच्छा। कविता एम्पोरियम का मिस्टर प्रवीण। वहाँ की जो हमारी पूजनीय महिलाएं जो विभाजन विभीषिका की शिकार थी, मैं शायद भावुक हो जाऊँ उस विषय पे, तो आप उस बात को अन्यथा न लें। वो अगर उनके प्रति बेचारा शब्द कहा जाए तो पाप होगा। वो अपने कर्म क्षेत्र के प्रति या अपनी आजीविका के प्रति या अपने परिवार के प्रति या अपने पुनर्वास के प्रति इतनी मेहनती और इतनी समर्पित थी कि वहाँ वो लड्डू बेचने का कार्य बहुत थोड़े थोड़े पैसों में करती थी। अब जहाँ तक आपको याद हो, गज़ल से रामनिवास बन चुके थे आप, तो पहला कौन सा मंच होगा जहाँ आपने या आपकी प्रतिभा को किसी ने संवारने की कोशिश की होगी? पहला मंच की जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है वो तो यही था कि आपने एक लाइन को अंडरलाइन किया कि पुरुष पात्र, तो महिला पात्रों से ऐतराज़ था या? नहीं, ऐतराज नहीं, तो मेरी फिजिक ऐसी थी। अच्छा। मेरी फिजिक ऐसी थी कि मैं महिला पात्र में ठीक है। सूटेबल नहीं रहता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा शरीर भी छरारा बदन बिल्कुल, होना चाहिए बिल्कुल, था। बिल्कुल। मैं खिलाड़ी के रूप में ठीक था, है, ठीक तो उसी वजह रही कि मुझे रावण का भी अभिनय मिला, मुझे परशुराम का भी मिला। और अगर मैं उसी फिजिक का रहा होता तो शायद वो अभिनय नहीं मिलते, फिर वो कई का और कौशल्या का और ये इसके प्रकार के, तारा रानी का, ये मिलते हुए। शादियों में खाना बनाना, वो हलवाई तो अपनी मिठाई बना के चले जाते थे, वो शादियों में खाना बनाते थे। अब आप बात कर रहे हैं तो मैं उसके आगे की बात भी बता देता हूँ कि वो खाने के बर्तन भी धो के जाते थे। अच्छा, आप अगर स्कूल तक पहुँचे हैं तो ये भी बताएं, उस वक्त में आपके प्रधान अध्यापक जो थे, प्रधानाचार्य, जो कौन थे वो? ओहो, क्या बात है। वो तो बल्कि हमारे आसी में जो उनसे छुप के लोग कहते हैं, उनके सामने कहते हुए शर्म आती है कि उन्होंने उनको वे ऑफ लिविंग सिखा दिया, खाने पीने का ढंग सिखा दिया। हाँ जी, हाँ जी। उनको तो चद्दर का नहीं पता धोखे कैसे बिछाते हैं। उन्होंने सिखाया कि आपका ड्राइंग रूम कैसा है। बिल्कुल। हेलो, ये विषय। नमस्कार जी, मैं आज हाँसी में और जिनके साथ बैठा हूँ उन्हीं से उंगली पकड़ के कुछ मंचों पर चढ़कर बोलना सीखा और उन्होंने हमें बुलवाना शुरुआत किया हमारा। तो हाँसी शहर और हिसार के आसपास के लोग तो इनको शक्ल से जानते हैं, नाम से भी जानते हैं, लेकिन उस नाम के पीछे का जो एक निकनेम होता है, हम वहाँ से आगाज़ करते हैं। तो गुरुजी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। ये रामनिवास जी से पहले इस शख्स का उस बचपने में क्या नाम रहा होगा, वो बताइए। केशव जी, मेरा पारिवारिक बचपन का नाम तो मुझे हो सकता है कुछ मेरी बड़े जो घर पे अभी भी हैं तो गज़ल बोलते थे वैसे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मेरी मित्र मंडली ने महाराज के नाम से मुझे, वो हमें याद है, महाराज के। और फिर इस क्षेत्र में आने के बाद तो आप जैसे जो समर्पित विभूतियाँ कही और कही है, श्रद्धा भाव रखने वाले, वो गुरु जी के नाम से भी संबोधित करते रहे। लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य है, मैं किसी को उल्लेख नहीं कर पाता हूँ कि मेरे फलां शिष्य रहे हैं। ऐसी कोई मेरी उपलब्धि भी नहीं रही है। ठीक है। हाँ, ये आपके अपने समर्पण के और सम्मान के भाव हैं कि गुरु जी के नाते आप संबोधन कर देते हैं। हमारा पूरा वो वाला
वर्ग जो मेरी उम्र का है वो आपको गुरुजी के नाम से ही संबोधित करता है, क्योंकि आप हमारे आदरणीय के साथ साथ हमारे सिखाने वाले रहे हैं हमारे जी, बस वो क्षेत्र ऐसा रहा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में सर्विस की, यूथ अफेयर्स को डील करता जी, था। जी, जी। तो आप जैसे बड़े प्रतिभावान बच्चे विभिन्न स्टेज पे, चाहे वो नाटक की हो, चाहे नृत्य की हो, चाहे संगीत की हो, उसमें मेरे माध्यम से जाते रहते थे, और उनका ये एक पुशअप समझिए। तो उस गज़ल ने हलवाइयों वाली गली में कौन से सन में जन्म लिया था? अप्रोक्सीमेटली 60 है, वैसे तो पेपर्स में तो अलग अलग हो सकते हैं, वैसे 60 में, दिसंबर 60 में, दिसंबर 60 में। दिसंबर 60 चलिए, में। 1960 में पैदा हुआ वो बच्चा गज़ल से जब वो राम बनता है, तो आपकी जो शिक्षा थी वो स्कूलिंग मेरी वहाँ गली के आसपास ही 2-3 प्राइमरी स्कूल थे पहले, उनमें फिर PCSD से। ये 2-3 प्राइमरी जो थे उन्हें बता दीजिए कि वो कौन से रहे होंगे, क्योंकि आज वो नहीं है शायद। हाँ, नहीं है वो, उन बहन जी जो उनकी मैडम्स थी उनके नाम से स्कूल चलते थे। वो एक्चुअली उनके नाम से बताते भाई, हाँ, एक तो राई बहन जी के स्कूल में चले जाएं, वो उनका हस्बैंड का नाम राई चंद रहा होगा शायद। और ऐसे ही एक पंचायती धर्मशाला के सामने स्कूल था, वो भी अच्छा स्कूल था, वो भी 2-3 कमरे में। आजकल जहाँ पर डॉक्टर ND शर्मा जी के लड़के बैठते हैं, वो जगह थी। हाँ जी, वहाँ से शुरू करते हैं, PCSD में पहुँच जाते हैं। जी जी। PCSD के याद करेंगे या उन्हीं प्राइमरी स्कूलों के दोस्तों को याद करेंगे? क्योंकि चाहूँगा कि कुछ लोग मुझे आपको याद प्राइमरी स्कूल के दोस्त नहीं याद है, हाँ सम्मानित टीचर्स याद हैं। एक तो बाजार स्कूल, सदर स्कूल होते थे, उसमें डॉक्टर रामनाथ जी के भाई होते थे, रामचंद्र जी। डॉक्टर रामनाथ हमारे यहाँ से के काफ़ी परिचित हो रहे हैं, प्रजापति बिरादरी से थे वो। तो रामचंद्र मास्टर जी थे, वो इसलिए याद ज़्यादा रहते थे। वो घर पे या दुकान पे आके कह देते थे आज तेरे बच्चे ने काम नहीं किया, या आज उसने कायदा फाड़ रखा है या और कर रखा है, या उसकी फीस ऐसे। तो ये एक पारिवारिक सा वातावरण में हम वहाँ पे पढ़ पाए। उसके बाद फिर PCSD स्कूल में चले गए। तो PCSD के साथी कौन से होंगे जो आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, या कोई विशेष याद हो, जुड़ा भले ना हुआ हो? नहीं, जुड़ाव तो है, लेकिन वो ऐसे उल्लेखनीय पृष्ठभूमि में नहीं है कि हम ये बता पाएं कि भाई मेरे बैच के ये थे। हाँ, फला ये थे। अब जैसे तो दिल्ली में 2-3 एस्टेब्लिश्ड हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में। उन्हें अच्छा लगेगा अगर वो अपना नाम सुनेंगे। वो ऋषि अग्रवाल हैं, वहाँ पर वो अच्छा काम, एक भीम गर्ग हैं, ठीक है, दिल्ली में उनका स्टील का अच्छा काम है। ऋषि अग्रवाल जी वो भी अच्छे हमारे, बल्कि वो शायद बोर्ड के एग्ज़ाम में भी टॉप लिस्टेड में थे वो। और ऐसे ही चौपटा बाजार में है अपने दुनिजन छबिलदास पेड़वाड़े के कविता एम्पोरियम का मिस्टर प्रवीण, एक उनका बड़ा भाई था, बलवंत गुजर गया, पेड़े की दुकान थी हमारे सामने वो भी। तो हलवाइयन वाली गली के अंदर आप रहते हैं या वहीं आपका लालन पालन वहीं होता है? हमारी वहाँ दुकान है हमारी, और उसके पास ही चेता मोहल्ला में हमारा निवास स्थान था। तो मकान पहले छोटे ही होते थे, तो जो बस ऊपर कमरे वमरे होते थे उसमें पड़ के वहीं ऊपर सो जाते थे, वहीं नहाने धोने के, और घर पे नाश्ता खाना वाना कर लिया, नज़दीक था तो गुजर बसर हो जाती थी। तो मतलब ये वही हुआ कि एक पूरा मकान तो नीचे है लेकिन एक कमरा ऊपर है और उसके बाहर आंगन है, वही पुराने नक्शे। जी जी। और उसके अंदर एक विद्यार्थी लड़का ऊपर बैठता है। हम 5, 6, 7 भाई बहन थे, तो लगभग सभी ऐसे ही करते। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस हलवाइयन वाली गली को, जिसे हलवाइयों वाली गली कहा जाता है, अगर हम उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो हमारे जहन में भी, नाकों में भी, मतलब एक अंदर तक खुशबू दौड़ जाती है ताज़ी ताज़ी मिठाइयों की, जिसमें से अभी पीले बूंदी वाले लड्डू मुझे मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। और हाँ, ये मैंने देखा है कि वहाँ पे पेड़े बहुत कम होते थे लेकिन लड्डुओं की अब कतारें थी, है ना, बालूशाही भी थी और वो सब चीज़ें भी थी। तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ इसी मिष्ठान की वजह से प्रसिद्ध थी या इसके आसपास कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी? देखिए, एक तो हलवाइयों वाली गली के नाम से तो स्वतः ही सहज अंदाज हो जाता भाई हलवाइयों की दुकान ही थी। और जो हाँसी के पेड़े मशहूर रहे हैं, वो दुनिचंद छबिलदास के नाम से एक दुकान है वहाँ, उन्हीं के पेड़े होते थे, जिनके कई ब्रांचेस हैं। हाँ जी, आज बस स्टैंड के आसपास भी कई ब्रांचेस बन गई उनकी। उनके सामने हमारी दुकान होती थी। ठीक है, अभी भी है दुकान तो, लेकिन वहाँ पर बैठने वाले नहीं रहे। लड्डू जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सौभाग्य से हमारी ही दुकान पे
ज़्यादातर बनते थे। और प्रयास लोग ये भी करते थे कि मेरे फादर जो पहलवान रेसलर भी रहे और पंडित जी तो के नाम से ज़्यादा कि भाई उनके पहलवान साहब के या पंडित जी के मिल जाए लड्डू तो ले आना, बाकी अगर उनके ना मिले तो फिर कहीं और देख ठीक लेना। है। आदरणीय पिताजी का नाम भी बताइए। श्री हजारी लाल जी। और दादाजी का? श्री मित्र सेन जी। ठीक है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। और इस पे अगर वापस आए हैं कि आप कह रहे हैं लड्डुओं की बात हो रही है, सब्जेक्ट से थोड़ा अलग, लेकिन जानकारी के लिए कितने तरह के लड्डू होते हैं, क्योंकि आप हलवाई परिवार से हैं। देखो उस समय तो एक ही होते थे, उसकी कैटेगरी अलग ये कर लेते। एक तो बारीक बूंदी के होते थे, एक मोटी बूंदी के होते थे। जी। मोटी बूंदी के तो शादियों में ज़्यादा बनते थे, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनती थी। पहले शादियों में 7-7, 8-8 बोरी चीनी के उसके लड्डुआ बना लेते थे, उस हिसाब से बनते थे मोटी बूंदी के। जिसको क्योंकि मीठा खाने वाले लोग ज़्यादा थे उस समय, तो उसमें मीठा भी ज़्यादा होता था। बेसन के हिसाब से हम अगर बात करें तो 2.5 गुना 2 गुना मीठा करते थे उसके अंदर, वो भी ज़्यादा टेस्ट, वो काफ़ी दिन तक। एक होते थे बारीक बूंदी का लड्डू, उसको शहरों में कहिए या जो कम मीठा खाने वाले पसंद हैं लोग वो कहिए, या जिनको थोड़ा सा दिखावट में ज़्यादा रहता है वो पसंद करते थे। ठीक है, दोनों ही बनते थे। चलिए, अब जहाँ तक आपको याद हो, गज़ल से रामनिवास बन चुके थे आप, तो पहला कौन सा मंच होगा जहाँ आपने या आपकी प्रतिभा को किसी ने संवारने की कोशिश की होगी? पहला मंच की जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है वो तो यही था कि PCSD स्कूल में सामान्य रूप से जब किसी भी स्कूल में कार्यक्रम होते हैं तो बच्चों को चयन करके उस कार्यक्रम के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो उस समय मुझे आज भी याद है कि हमारे हरियाणा में मंत्री होते थे तैयब हुसैन खान साहब। ठीक है, अच्छा। हाँ, वो शायद उस समय कृषि मंत्री रहे होंगे। वो एक बार हमारे स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में आए किसी अवसर विशेष पे, कोई वार्षिक उत्सव था या कुछ और था, वो तो स्मरण नहीं है। तब हमें ग्रुप सॉन्ग तैयार करवाया गया था उस समय, वो आज भी मुझे याद है, उसके अस्थाई याद है। मुझे फूले फूले नहीं समाये हैं हम आज खुशी के मारे, सर हमने भी आज किया है। श्री तैयब हुसैन जी हैं मेहमान हमारे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, ये हमने उस भी समय किया है। का मुझे ध्यान है। उसके बाद तो जो कुछ उल्लेखनीय कहूँ या समर्पण कहूँ या श्रद्धा के साथ कहूँ या एक मंदिर के नाते कहूँ, श्री सुभाष ड्रामेटिक क्लब से मुझे जो कुछ भी मिला है मैं तो आप शब्दों में बयान नहीं कर बिल्कुल पाता हूँ। बिल्कुल, हम सब वाकई में उसके कर्जदार हैं। हाँ, कर्जदार तो क्या, आज कर्ज तो नहीं चुका सकते, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद उन्हीं का खा रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन जो आपने ये अभी बताया ना उसके बाद तो पंचायती रामलीला में भी काफ़ी काम किया है। 1-2 बार अवसर रामा ड्रामेटिक क्लब में भी काम मिला। सुभाष ड्रामेटिक क्लब काफ़ी प्रसिद्ध थी और लोग यहाँ के तो आपको तो जी 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 इतिहास से वाकिफ़ होंगे जरूर। मैं वापस उस चीज़ पे आ रहा हूँ जो मैं अभी भी वो महसूस कर रहा हूँ कि अगर आपने उस दौर में फूले नहीं समाये हैं गाया है तो हमने भी गाया है। बस ये फ़र्क ये है कि वो तैयब हुसैन साहब की जगह कुछ और नाम रख दिया गया है, या जो भी मुख्य अतिथि आया है तो बदल दिया गया है। तो PCSD वो स्कूल लिरिक्स ही वो सॉरी वो म्यूजिक इतना बढ़िया है, वो आज भी पॉपुलर है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक लगे हाथ ये भी याद कर लीजिए ना कि उस टाइम आपके साथ हारमोनियम पे और ढोलक पे कौन थे? वो ध्यान नहीं आ रहा है कुछ, वो नहीं याद आ रहा कौन था उस समय। उस समय तो शायद इतना सामित्य भी नहीं कर पाते होंगे, डरते हुए जो हमारे उस समय म्यूजिक के इंचार्ज रहे होंगे वो इतनी बात ही नहीं करने देते होंगे, ऐसा नहीं। अच्छा, आप अगर स्कूल तक पहुँचे हैं तो ये भी बताएं उस वक्त में आपके प्रधान अध्यापक जो थे, प्रधानाचार्य, जो कौन थे वो? ओहो क्या बात है, वो तो तपोभूमि थे। मैं उनका क्या आचार्य श्री YN आरजू, जो इस हाँसी शहर के सौभाग्य कहिए कि एक ऐसा तपोनिष्ठ शख्सियत हाँसी में अवतार हुआ उनका, और उन्होंने जिस प्रकार से PCSD स्कूल हाँसी की सेवा की है, और PCSD स्कूल हाँसी का तो सर उनकी तपस्थली कह लो, लेकिन उसके आसपास के इलाके से उस यज्ञ की, उस तपस्या की जो खुशबू फैली है, उसका कोई शब्दों में बयां करना या उसका उस ऋण से उऋण होना। वो इतने तपस्वी कर्मयोगी प्रिंसिपल थे, चंडीगढ़ खर्ड के पास से बिलोंग करते थे वो, और निष्काम भाव से कहिए। देखो खाने पीने के लिए तो आदमी को कुछ न कुछ व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है, लेकिन उनका ये प्रथम दृष्टिया नहीं था, उनका ये विकल्प हो सकता था।
आप जब उनकी वो इतनी हॉस्टल तारीफ में ही कर रहे रहते हैं। थे। अच्छा। और रात को भी 8 बजे उनके दिमाग में आ जाती थी कि नहीं कुछ सब्जेक्ट आज स्लीप कर रहा हूँ, तो सभी बच्चों को हॉस्टल के 40-45 बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ 1 घंटा पढ़ा देते थे। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि वो सारे नक्शे भी जहन में हैं कि स्कूल की पहली तरफ जो हॉस्टल था वहाँ पर। आजकल जहाँ LDS जी स्कूल जी बना जी हुआ जी है। जी 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 जी, वो सारा मंदिर के सामने वाला मतलब। जी जी जी। जी। तो ये तो हुआ स्कूल। अब स्कूल के बाद आपकी दिनचर्या जो रही होगी वो क्या सिर्फ हलवाइयों वाली गली के आसपास के बच्चों के साथ जुड़ी हुई थी या आपका दुकान पे जाना होता था? ज़रा उसके बताइए कि आप वो किस तरह से आपका बीतता था वक्त। मैं एक घटना बीच में स्लिप हो रही है, मैं इसको बार बार उल्लेख करना चाह रहा हूँ, फिर स्लिप हो जाती है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार में जब भी कोई इस विषय पे बात आती है तो एक वहाँ का दृश्य हलवाई गली का ऐसा नज़र आता है कि लड्डुओं की बात आती है। लड्डू बनाना बड़ा आसान काम था और मैं भी बाल सुलभ शरारतों में लड्डू भी बना भी दिया करता था। लेकिन उसको जो हम उस भाषा में टेक्निकल भाषा में बोचना बोलते हैं उसको बनाते हैं। और मुझे ये बड़ा ऐसा लोग उसको हो सकता है मार्मिक दृश्य कहते हो, लेकिन मैं तो उसको समर्पित दृश्य कहूँगा कि वहाँ विभाजन विभीषिका का यदि किसी ने दृश्य देखना हो, मैंने कार्यक्रम किए विभाजन विभीषिका के, जो सरकार करती है। हाँ जी, कर वहाँ की जो हमारी पूजनीय महिलाएं जो विभाजन विभीषिका के शिकार थी, मैं शायद भावुक हो जाऊँ उस विषय पे, तो आप उस बात को अन्यथा न लें। वो अगर उनके प्रति बेचारा शब्द कहा जाए तो पाप होगा। वो अपने कर्म क्षेत्र के प्रति या अपनी आजीविका के प्रति या अपने परिवार के प्रति या अपने पुनर्वास के प्रति इतनी मेहनती और इतनी समर्पित थी कि वहाँ वो लड्डू बेचने का कार्य बहुत थोड़े थोड़े पैसों में करती थी। और हमारे जैसा मुझे याद आ रहा है, मेरा ये सौभाग्य भी रहा कि मैं अपनी उम्र से ज़्यादा के बड़े के लोगों में ज़्यादा रहा हूँ जी। तो मुझे अनुभव का बड़ा वो रहा है। तो वो हम तो अपने लोभ में कह देते थे भाई एक घाना और बना लें, यानी 30-40 के लड्डू और बना लें, अगर आप बोच दो तो उसकी बुचाई कर लो। वो 9-10 बजे की भी बात होती थी रात को। उससे पहले ये बताइएगा कि वो औरतें किस समुदाय से आती थी? पंजाबी समय मैंने विभाजन विभीषिका किसी त्रस्त वही तो तभी तो जी कहा। जी। हाँ, मैंने सुना और मैंने समझा, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपकी ज़बानी उसको क्लियर करूं नहीं बिल्कुल वो क्योंकि वो जो औरतें थी वो शायद आसपास के गांव वाली भी रही हों। सर नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो बेचारी वहाँ से फिर शब्द आ गया, वो तो इतनी मेहनत और समर्पित अपने परिवार के प्रति, वो हमारी पूजनीय माता जी के तुल्य कहिए वो थी कि वो रहती तो वहीं आसपास ही थी। गांव से तो शायद क्योंकि साधन नहीं होते तो लेट तक नहीं आना जाना बनता था, तब सड़कें भी नहीं थी, साधन भी नहीं थे, तो वो आसपास की जो कॉलोनीज वहाँ से जो पाकिस्तान से जो उस विभीषिका से आए लोग, उनको जहाँ भी ठहरने के रहने के लिए जगह दी गई वहीं से आती थी। और आपस में भाईचारा इतना ज़बरदस्त था कि रात को 10 बजे 11 बजे भी वो फारिग होती थी तो मेरे जैसे बच्चे उनके साथ जाकर घर पे छोड़ के आते तो आते वो आके इतना पारिवारिक था। और जब कभी ये हो जाता था, अब उनका तो वहाँ पर सामूहिक तंदूर का कार्यक्रम गली मोहल्ले में रहता था और हमारे लिए तो वो शौक था। हमारे घरों में तंदूर की रोटियां नहीं खाते थे तवे का, तो वो अपने आप समर्पण भाव से देखे किस प्रकार से पारिवारिक आत्मीयता बन गई कि वो कई बार घरों से रोटियां और सब्जियां बना के, क्योंकि हमारे जो घरों में थी वो पाक कला में भी इतने निपुण नहीं थी जी। खाना तो बेशक कितना भी ताकतवर रहा होगा, लेकिन जो रुचिकर का सब शब्द वहाँ वो बना के लाती थी। और उस समय तो चलो घटिया सामग्री होती भी नहीं थी, लेकिन वो बना के लाती तो स्वाद होता। तो वो जो बना के लाती थी वो अपने लिए लाती थी या आप लोगों के लिए भी लाती थी? हमारे लिए लाती थी। अच्छा। हाँ, और उसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं था, ये वाला उनका ये आत्मीयता का भाव था। मैं यार आप हर रोज मिलते हैं तो आपके घर में कोई चीज बनती है तो मैं भी कह देता हूँ ये आपके घर में बनती है, आप मेरे लिए ले आते हैं। ये वो पारिवारिक माहौल बन गया। और एक समय फिर वो भी आया, मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है कहने में कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से, अपनी लगन से, अपने कर्म स्वभाव से इस प्रकार से अपने आप को स्थापित भी किया कि कुछ लोग वहाँ ऐसे भी थे जो बाद में उनसे धनराशि उधार भी लेने लग गए थे। बात है। और ये हमें सुनकर देखकर बड़ा गर्व हुआ कि देखो कहाँ, जिसको हम शाब्दिक भाषा का कहते हैं कि फर्श से अर्श तक का काम
और उन्होंने वाकई वो प्रत्यक्ष करके दिखाया और किया। और झांसी के अंदर इस प्रकार से उस पंजाबी समुदाय की एस्टेब्लिशमेंट है जिसका अगर कोई ईर्ष्या ना करे तो उसके लिए गर्व की बात है कि आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आप लेके और अपनी पीढ़ियों को कह सकते हैं कि इन लोगों ने देखो कितनी मेहनत की और कितना की है कि आप भी इनका अनुसरण कीजिएगा। आप उस किस्से पे पूरा करें जहां आप कह रहे थे कि हम कहते थे उनको कि भाई 30-40 और दबोच ले। हाँ, तो वो सिर्फ 5 पैसे मुझे तो लगता है कि वो एक आने की बात ही मुझे शायद आना समझ में नहीं आएगा। 6 पैसे का होता था लेकिन 5 पैसे, 4 पैसे या 7 पैसे में एक घाना यानी 40-50 किलो का वो बेचते थे। वो 10 बजे भी सिर्फ इसलिए कि चलो कोई नहीं 1 घंटा लग जाएगा, 5 पैसे तो बनेंगे। अच्छा। इतनी मेहनत उन्होंने की है। शादियों में खाना बनाना, वो हलवाई तो अपनी मिठाई बना के चले जाते थे, वो शादियों में खाना बनाते थे। अब आप बात कर रहे हैं तो मैं उसके आगे की बात भी बता देता हूँ कि वो खाने के बर्तन भी धो के जाते थे। चलो मुझे नहीं, पता, मैं इस बात से छुपूंगा मैं नहीं कह पाया हमारे ये बात, समाज की। मैं ये नहीं कह पाया नहीं, बात। मैं जानता हूँ। हाँ, जब मैं खाना जानता बनाते थे तो नेचुरली ये बात अंडरस्टूड है। इसको शब्दों में क्या बयां करना, बल्कि मैं तो इसको अवॉइड भी इसलिए करता हूँ। ये खाना बर्तन का तो ये था कि जी पत्तलों में खाना खाते थे इसलिए शायद नहीं, लेकिन मैं क्योंकि इसी समाज से हूँ तो मैं जानता हूँ कि हमारे परिवारों ने जो संघर्ष किए हैं, आपने तो जस्ट वो छेड़ दिया तो मैं उसको और मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई में। और सबसे बड़ी बात मुझे नहीं कहीं भी ये जो समुदाय है आप सामान्यतः देख लेंगे उसको, लेकिन उस समय में जब भी वे वहाँ से विस्थापित होके आए और यहाँ पुनर्स्थापना का प्रयास करे थे, मुझे नहीं आज तक भी एक बात भी या एक चेहरा भी ध्यान में आता है कि उन्होंने कभी किसी से याचना की होगी। आप सही कह रहे हैं। कभी एक पैसा किसी के लिए ऐसा करके नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कभी मैंने सुना भी नहीं है ऐसा कि ऐसा वो ये करता था। हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है कि बेटा कभी भी यूं मत करना, हमेशा यूं करना। नहीं, उन्होंने किया ही नहीं, जबकि वो जरूरत में थी। आज तो शायद जरूरत भी ना हो, लेकिन वो जब के जरूरत में थे उन्होंने काम किया। उन्होंने कब जरूरत पड़ गई ना तो ये कहा कि पंडित जी कह के सम्मान के साथ बोलते, पंडित जी लड्डू बनवा लो 1 घाना। तो हम तो ये कह देते भैया अभी तो पहले रखे हैं उन्होंने तो बिके नहीं है। लेकिन हमें ये पता था उनकी आर्थिक व्यवस्था रही होगी शायद, वो इसलिए कहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं बिक जाएंगे, आप बनवा लो 1। तो उनके कहने से हम 1 लड्डू का घाना 40-50 किलो का बना भी लेते थे। फिर वो बेचती थी, उनको बेच कर उनके पैसे से शायद उनको उस दिन उनका काम चलता होगा या प्रभु ने कोई ऐसी उनका रास्ता दिया होगा कि भाई ऐसे बन जाएगा। तो लेकिन मांगा नहीं कि आज मेरे पास नहीं, आप मैं कल दे दूंगे, दे देंगे। तो नहीं, ये बातें आप ये अगर नहीं उनसे सीखने की बात है, ये उदाहरण नहीं है। उनसे सीखिए आप उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष करते हुए बिना अपने ज़मीर को गिराए हुए और बिना किसी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए हुए अपनी मेहनत से अपने उससे ये काम किया है। और मैं तो क्योंकि थोड़ा सा सभी जगह बैठता उठता हूँ हाँसी में, मेरा ज़्यादा बैठना भी इसी समुदाय में, और मेरा बड़े अच्छे भगवान से कृपा, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कहीं वहाँ पे कोई उद्दंडता नज़र आई हो, कोई शालीनता की में कोई कमी आई हो। आते रहते हम ये और लोग कर देते हैं ऐसे लेकिन वो बड़े बल्कि हमारे हाँसी में जो उनसे छुप के लोग कहते हैं, उनके सामने कहते हुए शर्म आती है कि उन्होंने उनको वे ऑफ लिविंग सिखा दिया, खाने पीने का ढंग सिखा दिया। हाँ जी उनको तो चद्दर का नहीं पता धोखे कैसे बिछाते हैं। उन्होंने सिखाया कि आपका ड्राइंग रूम कैसा है। बिल्कुल। हेलो, ये विषय सीखने का विषय है। अब जो जनरेशन ये जो सारे एक रात में कंप्यूटर के माध्यम से तथाकथित रूप से जुआ खेल के करोड़पति बनते हैं और अपना घर बर्बाद कर लेते हैं और नशे में आ गए और करके, उनको ये सीखने की ये है कि भाई आप ऐसे मेहनत करके सीख एस्टेब्लिश हो। बिल्कुल। हम विषय से थोड़ा सा अलग आगे थे, लेकिन शुक्रिया आपका भी, आपने मैं क्योंकि मेरे अंदर में ये विषय रहता है। हाँ, अब आपने जब उसी हलवाइयों वाली गली का इतना बड़ा एक वाक़या बताया है तो सुनने में ये आता है, उससे आप पुख्ता करें कि यही हलवाइयों वाली वो गली है जहाँ कभी नाच गाना और घुंघरू की आवाज़ें आया करती थी। ये सुना मैंने भी ये पार्टीशन से पहले का है और सुना है कि ऊपर रक्कासा, हाँ कुछ ऐसा मुजरे वुजरे सुनने के लिए ये कल्चर मोहम्मदन्स का रहा है। जी। तो वो आते रहते थे, नीचे दुकान तो थी मिलवाई भी। उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया था कि
इस विषय पे नहीं तो कोई और भी विषय रहे होंगे कि आपस में हिंदू मुसलमान का तनाज़ा भी हो जाता था, तो वो इकट्ठे होकर आते थे। तो यहाँ के हिंदुओं की एकता इस प्रकार की भी थी कि वो, क्योंकि हलवाइयों की गली से बड़े बड़े कढ़ाई थे, उसमें चाशनी चीनी वो गर्म करके और वो छतों पे लेके बैठ जाते थे। और जब वो मोमडन आते उनके ऊपर से वो बाल्टी, या उसको हम तकनीकी जो उसका शब्द है वो डोरे बोलते हैं उनको, तो उसमें उनके ऊपर डालते थे। उनके पास तो उनको तो हथियार होते थे, वो तलवार चाकू छुरेबाजी करते रहते थे। हिंदुओं के पास तो था ही नहीं उसमें कुछ, उनके पास तो यही थे, वो गर्म वो चाशनी थी, उनके ऊपर फेंकते थे, तब वो भागते थे। ठीक है। या ज़्यादातर एक दो हमारे थे जो पटे के खिलाड़ी बोलते हैं, लट्ठी। अच्छा। हाँ, वो अच्छे थे। ये चीज़ें आपने सुनी है अपने बुजुर्गों से? नहीं, पटा तो मैंने देखा है। अच्छा। पटा मैंने देखा। नहीं, वो जो वाक्य हैं हाँ, जो वो मैंने partition सुना, वाले, वो मैंने आपने सुना। हाँ, सुनी ये होंगी। बिल्कुल मैंने पूजनीय पिताजी से मैंने सुना है। लगे हाथ में आपको तो पता है, लेकिन मैं फिर भी उन दर्शकों को भी बता दूं, आपको भी और वो हो जाएगा कि आप जिस मोहल्ले में रहे हैं, चेते मोहल्ले में, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रहा करते थे जो आज भी सरहद पार अपने चेते मोहल्ले को याद करते हैं। और जो हमारे मदन टेलर जी हैं, जो बबलू के फादर साहब, इनकी जो लगती दीवार थी, यानी कि इनके घर के साथ जो लगती दीवार थी, उस दीवार वाला जो घर था, उस घर के जो रहने वाले लोग थे, उनकी एक इल्तजा थी कि केशव भाई हमारा घर दिखा दो यार। और फिर बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद वो घर जब ढूंढा गया तो वो इनका निकला। भाई इनकी दीवार थी, तो इन्होंने बल्कि मुझे कहा कि ले तू हमारे पास आ जाता, 1 मिनट में दिखाते, तूने पूरी गली छान मारी। तो वो लोग आज भी हाँसी को बहुत शिद्दत से याद करते हैं। या ये कह लीजिए कि वो हाँसी का असर ऐसा है कि यहाँ से गए हुए विस्थापित ही नहीं, मेरे जैसे लोग भी जो भी हाँसी को छोड़े 25 साल हो चुके हैं, लेकिन हाँसी के अंदर कुछ ऐसा है जो हाँसी भले छूट जाए, लेकिन हाँसी की यादें नहीं छूटती हैं। जी। तो ऐसा था आपका चेता मोहल्ला। हाँ, उस चेता मोहल्ले के पीछे जो सारे मकान थे वो ऐसे ही थे जी। कुछ लोग यहाँ से चले गए जो अब उनके थे वहाँ, उनके थे। और वो तो है कि अब जन्मभूमि कहिए या मातृभूमि जैसा भी है, उसके प्रति तो जो बिल्कुल निष्ठुर भी व्यक्तित्व होगा उसका भी बड़ा लगाव रहता है। वो चाहे किसी भी अहम में कहिए या किसी और विषय पे कहिए, नहीं कह पाता होगा, लेकिन उसका अंतर्मन में तो जन्मभूमि के प्रति या मातृभूमि के प्रति लगाव रहता है। मैं 1 मिनट का समय आपका और लूँगा, मुझे प्रसंग याद आ गया। भगवान राम जी ने जब लंका पर विजय की तो विभीषण, क्योंकि लंका के राजा थे, उन्होंने पहले ही उनका जलाभिषेक कर दिया था। तो उन्होंने आतिथेय के रूप में कहिए या जैसे भी कहिए कहा कि भगवान आप इतने दिन वर्ष वनवास में भी रहे हैं, युद्ध में भी आपको बड़ी थकान हुई है, आप कुछ दिन सोने की लंका में आप विश्राम करें, उसके बाद अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। हमारे संस्कार, हमारे ग्रंथ देखिए, विषय अंतर हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कितने संस्कार और कितने ग्रंथों में क्या क्या चीज़ और उनका जो मनीषियों ने, जो हमारे संत महात्माओं ने व्याख्या की हैं, वो एक एक सीख है। अगर हम उसको आत्मसात कर पाएँ तो भगवान राम जी ने क्या जवाब दिया है वाल्मीकि रामायण के 2 सर्ग में, ये शायद उद्धरण है, मुझे वो तो अच्छे ढंग से नहीं पता कि कौन सा सर्ग है, कि स्वर्णमयी अपि लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। अब उसमें लक्ष्मण शब्द आया है, और स्वर्णमयी अपि लंका न में रोते, ये अपि शब्द भी बाद में लगाया जा सकता था। अच्छा, उसके पीछे क्या दृष्टिकोण था? एक तो राजा कह रहा है, ठीक है, राजा की आज्ञा का पालन करना, तो प्रजा में है इस समय। रामचंद्र जी तो मित्र अलग चीज़ है, उस समय वो राजा लंका के लंकाधिपति हैं, तो उनको स्पष्ट रूप से आप उनकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को संबोधन किया है। और स्वर्णमयी अपि लंका, कि लंका भी सोने की है, ये भी मुझे पता है। नहीं तो वो ये कह सकते थे कि सोने की लंका भी, उन्होंने सोने की लंका भी नहीं कहा, उन्होंने सोने की लंका है निश्चित, लेकिन ये भी मुझे अच्छा लक्ष्मण पसंद नहीं है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करियसी,
वाह। तो वो अयोध्या के प्रति मतलब ये सारी जननी जन्म, हम एक दिन वो पृथ्वी दिवस मनाते हैं या कुछ और एक ऐसा संदर्भ है, उसमें मैं सौभाग्य से मंदिर संचालन करा तब मुझे ये उदाहरण वाक्य याद मिला, है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आज जो लोग हमारे बताते हैं कि जब मामू हक जो पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं, उनके भी पूर्वज यहाँ बिल्कुल यहाँ हांसी में रहे हैं, तो उनके पास वहाँ क्या कमी होगी, लेकिन जननी जन्मभूमि याद करते हैं सर। हाँ। और आप अभी अगर उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं तो मैं प्रमाण हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ही कहा था और मैंने ही वो घर दिखाया है। अच्छा अच्छा। वो हमारे दिनेश संजय भाई हैं भूटानी साहब, भूटानी जी। इनका घर है वो, अच्छा अच्छा। जिसमें वो रहे हैं। अच्छा, वो वहाँ यहाँ से अपने घर का जो बाहर एक स्टोन था, जो बियाना साहब के पिए हैं जो। हाँ हाँ, वो तो लेके चले गए इंजमाम के फादर जब आए होंगे, लेकिन यादें थी। तो हमने जब वो वीडियो अपलोड किया इनके घर का, तो वो उनके तक पहुंचा और वो थैंक्स आया। तो आपकी बात है ये कि तो हाँ। उस समय, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब फिरोजशाह कोटला में खेलने के लिए आती थी, 5 टेस्ट होते थे, मैं भी मैच देखने जाता था, तो एक दिन बीच में रेस्ट होता था, तो वो रेस्ट एक दिन जो अवकाश का दिन होता था 5 दिवसीय टेस्ट में, तो वो टीमें, पाकिस्तान की टीम चांदनी चौक के एरिए में घूमती थी, क्योंकि वहाँ पे वो कल्चर था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार ऐसा अवसर भी आया कि मेरा मकान हमारे पूर्वजों का यहाँ से 150 किलोमीटर पे हांसी में है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ जी। लेकिन उस सुरक्षा की दृष्टि रही होगी या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, वीजा वगैरह या कुछ नियमावली में वो नहीं जा पाए, तब मुझे पता लगा कि हांसी का ऐसा। चलो खैर, मैं इसको यहीं वो करूँगा, लेकिन इससे पहले अगले वाले टॉपिक पे आ जाता हूँ। उस संदर्भ में आप मुझे जाते जाते ये बताते जाइए। स्कूल के मैं उसी में आते जाते ये भी बताना चाहता हूँ कि हम आपको जब देखते हैं तो हमारे सामने वो गुरुजी और कुछ लोगों के सामने महाराज और हमारे सामने एक मंच संचालक की छवि आती है। तो एक जंप मैं मार रहा हूँ कि आप संचालक से पहले किन पात्रों को जीते थे रामलीला में, वो भी बता दीजिए, ताकि मैं उसी संदर्भ में अगला एपिसोड आपके साथ कर पाऊँ। देखिए, रामलीला से मैं तो प्रवेश और उस संदर्भ को पकड़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये अर्ज करना चाहूँगा कि मैं क्रिकेट और वॉलीबॉल में भी मेरी रुचि थी, ठीक से स्तर पे मैं वो खेलता भी रहा हूँ। क्योंकि क्रिकेट में तो मुझे अंपायरिंग के रूप में आसपास के क्षेत्र में ले जाते थे, थोड़ा बहुत मानदेय भी। वॉलीबॉल भी मैं खेलता रहा हूँ, और वहाँ छोटे मोटे टूर्नामेंट जो होते थे उसमें मंच संचालन का अवसर मिल जाता था। उसी शौक को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर रामलीला में प्रवेश का सौभाग्य मिला। हांसी की एक पहचान थी रामलीला, और उसके लिए लोग तरसते थे कि रामलीला में जाएं। वो आसपास के इलाके से बहुत मशहूर हांसी की लाग रही हैं, रामलीला रही जी। तो वहाँ से फिर जितने भी जो पुरुष पात्र हैं वो छोटे पात्रों को छोड़ कर, जैसे राम लक्ष्मण जानकी जी और ये, क्योंकि ये बच्चे करते थे, हम उस अवस्था से थोड़े से ऊपर आ गए थे। पुरुष पात्र में परशुराम, दशरथ, जनक, सुमंत जी, रावण आदि के जो मुख्य किरदार रामायण में रहते हैं वो निभाने का मुझे बड़ा सौभाग्य मिला। और उसी का ये आज मैं पता नहीं कुछ हूँ भी या नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। बिल्कुल। हाँ। तो इस लिहाज से आपको वो बैरत बिल के वो सब चीज़ें याद हैं? आज भी याद है। ठीक है, वाह। आपने एक लाइन को अंडरलाइन किया कि पुरुष पात्र, तो महिला पात्रों से ऐतराज था या नहीं? ऐतराज नहीं, तो मेरी फिजिक ऐसी थी। अच्छा। मेरी फिजिक ऐसी थी कि मैं महिला पात्र में ठीक है सूटेबल नहीं रहता था। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा शरीर भी छरारा बदन होना चाहिए था, और मैं खिलाड़ी के रूप में था। तो उसी वजह रही कि मुझे रावण का भी अभिनय मिला, मुझे परशुराम का भी मिला। और अगर मैं उसी फिजिक का रहा होता तो शायद वो अभिनय नहीं मिलते, फिर वो कई का और कौशल्या का और ये इसके प्रकार के, तारा रानी का, ये मिलते हुए मुझे। हालांकि मैं यही बात अगले में करता, क्योंकि वो रेलिवेंट है, पूरा एपिसोड उस पर रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे को तो शायद इजाज़त भी नहीं होती थी चुनाव करने की, तुमने ये करना है, ये एक आदेश होता था। जी जी जी। हमें वो लोग इतने हमारे लिए आदरणीय या हम उनके प्रति समर्पित होते थे, यही था शायद। यही था। गुरुजन जो वहाँ पर उस समय के डायरेक्टर रहे थे, वो जो सिखाते थे वही हमें करना पड़ता था। ये बात अलग है कि कुछ मेरे जैसे उद्दंड थे, उनके साथ सामीप्य इतना हो जाता था, तो मैं उस अवसर विशेष को छोड़ के दाएं बाएं कभी बैठते तो ये कहते, डॉक्टर साहब अगर वहाँ पे अगर इसकी बजाय ऐसे कर लें तो कैसा रहेगा। अच्छा। तो वो अपना स्वभाव उसमें शामिल करने का धृष्टता कर लेते थे, अन्यथा तो वो जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। हाँ जी।
अच्छा वो जानकार भी थे उस परंपरा के। ये देखिए पारसी थिएटर था, ये पाकिस्तान से आया हुआ था जी। एक्चुअली, तो ये था इसकी पृष्ठभूमि। और मुझे फिर आप अलग एपिसोड करोगे उस बात के लिए। पाकिस्तान से लोग आए, उन्होंने अपने ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ये वो सब चीज़ें वहाँ छोड़ दी, लेकिन वो स्क्रिप्ट लेके आए वहाँ से रामलीलाओं के नाटकों की। लाला बहादुर चंद जी थे, लाला देवीदयाल जी थे, वो पूर्ण भगत की और सिकंदर पोरस की, और ये नाइट बोलते हैं उनको स्क्रिप्ट्स को, बिल्कुल। वो जो लेके आए उसी की परंपरा पे ये पारसी थिएटर चला गया, रामलीलाएँ चली, इसको नौटंकी भी कह दें और कर दें, तो वो उसी को जिया है, हंसी उसी से मशहूर भी हुई है। चलिए इसके बारे में हम एक विस्तृत जानकारी के साथ आपके साथ वास्तव में एक अगले एपिसोड में मिलते हैं। लेकिन जाते जाते ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिन दो शख्सियतों का सर ने जिक्र किया है, देवीदयाल जी और लाला बहादुर चंद जी, ये दो वो शख्स थे जिनके बारे में अब मैं आपको भी बता रहा हूँ, शायद आपने वो एपिसोड हमारा मिस किया हो। ये दो वो लोग थे जो वाकई में खाली हाथ आए थे वहाँ से, लेकिन अपनी नाइटों को मिस करते थे, और आखिर कुछ महीनों के बाद तंग आके अंदर मतलब कि हमारा कुछ वहाँ छूट गया है, तो वो उठाने दोबारा गए थे, साथ में पहली बार नहीं लाए थे। अच्छा। ये था एक वाकया, और ये इन्हीं के पारिवारिक जो लोग हैं उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे दादा नाना इस तरह के थे कि पहली बार में वो चीज़ें नहीं ला पाए थे, और दूसरी बार वो स्पेशल ट्रंक उठाने गए थे और उन ट्रंकों में वो चीज़ें लेके आए थे। और उन्हीं के साथ एक और शख्स थे, हमारे टीटू भाई साहब के पिताजी। किनके? टीटू भाई साहब जो हारमोनियम बजाते हैं, जो लक्ष्मण का रोल अदा करते थे, जी। जो पेटी बजाया करते थे, तो वो भी वो चीज़ें लाए थे, और आज 2026 में भी उनके पास कुछ उर्दू की नाइटें रखी हैं। एनीवे, तो अगले वीडियो को देख लीजिएगा, और इस वीडियो में कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी बताई हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में हम चाहेंगे कि मैंने कुछ नहीं बताया, ये सामान्य रूप से बातचीत चल रही थी तो कुछ न कुछ घटनाएं आती गई हैं। जी, वही ना, आपने कैद की हैं, तो ये इनसे जुड़ी हुई हैं, इनके परिवार की बातें हैं, भले वो रामलीला की हैं, भले वो आपके पढ़ाई के दिनों की हैं, और अगर आप इनके उस दौर के हैं तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, इन्हें भी खुशी होगी। शुक्रिया। नमस्कार।